तो आज हम बात करेंगे प्रभावी कक्षा संप्रेषण के सिद्धांत जो है उसका जो दूसरा फैक्टर है स्टूडेंट्स, उसके बारे में कि एक स्टूडेंट्स कैसे क्लासरूम कम्युनिकेशन को प्रभावी बना सकता है, उसके अंदर क्या क्या, उसकी कौन कौन सी विशेषताएं क्लासरूम कम्युनिकेशन को प्रभावी बना सकता है, ये हम बात करेंगे ही। लेकिन उसके पहले हम कुछ पूछेंगे भी, और पूछेंगे क्या, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो मैं जिसका नाम रखूंगा वो अपना माइक ऑन करेगा और मेरे सवालों का जवाब देगा। जी चलिए, कौन सामने दिख रहा है? जी विवेक, आप ही बताइए कि शब्द में और अर्थ में, यानी साइन में और सिग्निफाइड में कैसा संबंध होता है? उस संबंध को सर आर्बिट्रेरी कहते हैं। आर्बिट्ररी रिलेशन होता है। यादृच्छिक। ठीक, बंद करिए माइक। फैजल बताइए तो, भाषा में दो जगह आर्बिट्ररी रिलेशन देखने को मिलता है। एक तो हो गया कि शब्द और अर्थ में, यानी साइन में और मीनिंग में। एक और कहां पर, एक ऐसा और जगह है जहां पर यादृच्छिक संबंध दिखता है। जी बताएं अनु जी, बता दीजिए, आप ही बगल में हैं। लेटर और साउंड के बीच सर, जी, अक्षर और ध्वनि के बीच बीच का भी संबंध जो होता है यादृच्छिक होता है। तीसरा सवाल स्वाति बताएगी कि कम्युनिकेशन में लैंग्वेज क्या होता है। कम्युनिकेशन में लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं? कोड बोलते हैं, कोड। कम्युनिकेशन में वर्ड को क्या बोलते हैं? वर्ड को साइन बोलते हैं, साइन। ठीक है, साइन साइन। ठीक है, तो आप लोग इन सब बातों का ध्यान रखिए, ये पीछे का चीज है। आप लोग अगर इसको भूल जाइएगा तो कैसे काम चलेगा। आज की बात हम शुरू करते हैं। हेडिंग दे दीजिए, कल ही वाली हेडिंग है प्रभावी कक्षा संप्रेषण के सिद्धांत। और प्रभावी कक्षा संप्रेषण के सिद्धांत में आज का हमारा जो मैटर ऑफ डिस्कशन होगा वो होगा फैक्टर स्टूडेंट्स, यानी प्रभावी कक्षा संप्रेषण सिद्धांत में कल हम टीचर के बारे में पढ़ लिए हैं कि एक शिक्षक को कैसा होना चाहिए अपने कक्षा में, जिससे वो बेहतर संवाद कर सकता है। आज हम स्टूडेंट के फैक्टर्स को पढ़ते हैं। एक विद्यार्थी को कैसा होना चाहिए, या विद्यार्थी के कौन कौन से गुण कक्षा के संप्रेषण को प्रभावी बना सकता है या प्रभावित कर सकता है। उनका अब्सेंस, उनका प्रॉपर ऑब्सेंस संप्रेषण को बिगाड़ सकता है, और उनका प्रॉपर प्रेजेंट संप्रेषण को बेहतर बना सकता है। तो स्टूडेंट फैक्टर को ध्यान में दीजिए, ध्यान रखिए। चलिए स्टूडेंट यहां पर दे दीजिए, स्टूडेंट। देखिए, आप सब लोग एक शब्द सुने होंगे, आईक्यू। सुने हैं आईक्यू लेवल? आईक्यू को पता है क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? ये तो एक एब्रिविएटेड फॉर्म है। आईक्यू को कहते हैं इंटेलिजेंस कोशेंट। इंटेलिजेंस कोशेंट, स्पेलिंग देखिए बड़ा टेढ़ा है, QUOTIENT, इंटेलिजेंस कोशेंट। इसको कोशेंट पढ़ेंगे हम लोग। आप सब सुनते होंगे आईक्यू, आईक्यू ठीक नहीं है, आईक्यू ठीक नहीं है, आईक्यू ठीक नहीं है, या आईक्यू ठीक है। इस आईक्यू को हम इंटेलिजेंस कोशेंट बोलते हैं। बुद्धि लब्धता बोलते हैं, बुद्धि लब्धता हिंदी में बुद्धि लब्धता, ठीक है, या बुद्धि लब्धि, उपलब्धि से लब्धि मत। तो ये क्या है? किसी व्यक्ति की समझ, बौद्धिक क्षमता का ये मापन है कि कौन कितना तेज है, और इसका मेजर किया जाता है, ये मेजर हो जाता है। एक लेवल से नीचे के लोगों को एमआर बोल देते हैं, मेंटल रिटार्डेड पर्सन। कई तरह के एमआर भी कई तरह के होते हैं। मेंटल रिटार्डेड पर्सन होते हैं, अगर ठेठ भाषा में कहूं तो पागल। तो एक लेवल से नीचे
कहते हैं जिसे कि 50 से नीचे हो जाए आईक्यू लेवल तो उस व्यक्ति को मंद बुद्धि मान लेते हैं, और अगर 80 से 120 के बीच रहे, 80 से 120 के बीच रहे तो वो औसत है, ठीक है। नहीं, 80 से 100 के बीच, 100 प्लस हो जाए तो मतलब इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है, ऐसा एक मेजर है। तो ये आईक्यू लेवल, विद्यार्थियों का आईक्यू लेवल मैटर करता है कि नहीं कक्षा संप्रेषण को प्रभावी बनाने में? बिल्कुल मैटर करता है। अगर हमारे सामने इंटेलिजेंट बच्चे बैठे रहेंगे तो हम अपनी बात को पूरी तरह उन्हें समझा देंगे, उनकी बात को हम समझ जाएंगे, वो चीजों को और बेहतर समझ जाएंगे। और अगर इसी क्लास में घुस गया कोई पागल, आईक्यू लेवल उसका 50 से नीचे है, तो अब बताइए फिर क्या होगा? बार बार डिस्टर्ब करेगा कि नहीं करेगा? तो बार बार हम प्रभावित होंगे कि नहीं होंगे? तो हमारा कम्युनिकेशन खराब होगा कि नहीं होगा? या मैं उसको समझा पाऊंगा क्या? नहीं ना। इसका मतलब यह है कि आईक्यू लेवल किसका? स्टूडेंट्स का मैटर करता है क्लासरूम कम्युनिकेशन को इनहांस करने में, उसको प्रभावित करता है। अगर प्रॉपर आईक्यू लेवल ना हो तो क्लासरूम कम्युनिकेशन खराब हो सकता है, इम्पैक्ट पड़ता है उस पर निगेटिवली, लेकिन अगर आईक्यू लेवल प्रॉपर हो तो पॉजिटिवली पड़ता है। तो आप लोग आईक्यू लेवल इंटेलिजेंस क्वोशिएंट लिख लीजिए कि इससे प्रॉपर इंटेलिजेंस क्वोशिएंट से क्लासरूम कम्युनिकेशन प्रभावी होता है। तो इसको बेहतर करके आप अपना संप्रेषण क्लासरूम में सुधार सकते हैं। दूसरा, एटीट्यूड एक शब्द सुने हैं? एटीट्यूड, सुना एटीट्यूड है को, सर। हाँ सुना है। एटीट्यूड को हिंदी में कहते हैं अभिक्षमता। नहीं, वो एप्टीट्यूड होता है, मनोदृष्टि। मनोवृत्ति 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 या मनोदृष्टि, ठीक है, मनोदृष्टि कहते हैं इसे। जो एप्टीट्यूड शब्द जो है ना, एप्टीट्यूड, इसको अभिक्षमता या अभिवृत्ति कहते हैं। अभिवृत्ति या अभिक्षमता, ठीक है, इसको दोनों कहते हैं। देखिए, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड को समझिए। तो पहले तो एटीट्यूड को समझते हैं। मनोवृत्ति किस तरह का साइकोलॉजिकल स्टेट है किसी स्टूडेंट का, और ये बहुत मैटर करता है। कट्टर, कोई धार्मिक कट्टर आतंकवादी टाइप का विद्यार्थी अगर क्लास में आ जाए आपके, एकदम रिलीजियस फेनेटिक एटीट्यूड रखता है, फेनेटिक एटीट्यूड समझ रहे हैं ना, जो एकदम कट्टर सिद्धांत वाला, तो आपकी कोई भी बात जो है वो नहीं समझेगा और ना समझने देगा दूसरों को, बार बार परेशान करेगा, या आप उसे नहीं समझा सकते हैं क्योंकि उसका एटीट्यूड ही खराब है। कहते हैं ना, ये बड़ा एटीट्यूड वाला है। व्यक्ति का मनोदृष्टि जो होती है ना, वो किसी भी चीज को समझने में सहायक होती है, संप्रेषण में सहायक होती है, लर्निंग में सहायक होती है। वो मैं कल भी बताया था कि टीचर की भी एटीट्यूड मैटर करती है। 7वें आसमान पर घमंड जो रखेगा अपना, वो नहीं समझा सकता है कुछ भी। चाहे विद्यार्थी अपना घमंड 8वें आसमान पर रखेगा तो कुछ भी नहीं समझ सकता है। इसलिए अच्छा, प्रायः ये जो एटीट्यूड होता है ना, ये हायर लेवल के, अंडरस्टैंडिंग लेवल के क्लासेस में होती है, और खास करके साहित्य में तो इतना हो जाता है, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस में, जिसका हिसाब नहीं है भाई। और हिंदी साहित्य में तो और होता है, क्योंकि हिंदी साहित्य ऐसा है कि हिंदी बोलने तो सबको आती है। अंग्रेजी में तो थोड़ा लोग संभल जाते हैं कि बोलेंगे तो गलत हो जाएगी, इसे चुप रहो सीधा, लेकिन हिंदी में पगलो पगलो बोलता है सब, और वो पगलो पगलो जो बोलता है सब, उसको समझाना, उन लोगों को समझाना बेहद मुश्किल काम है। हिंदी के शिक्षकों को मेरा प्रणाम, अगर वो चलाते हैं तो, अगर वो साहित्य पढ़ाते हैं तो। खैर, तो एटीट्यूड, मनोदृष्टि बहुत मैटर करता है किसी चीज को समझने और समझाने में। मैं समझा पाया कुछ भी? तो बेहतर एटीट्यूड अगर आप रखते हैं विद्यार्थी के रूप में, या बेहतर एटीट्यूड का निर्माण करते हैं, तो क्लासरूम कम्युनिकेशन को बेहतर बनाया जा सकता है। और ये जो मनोदशा, एक और बात बता दूं, इसको चलिए मनोदशा कह लेते हैं हम। ये मनोदशा का निर्माण कैसे होता है किसी का? ये निर्माण जो होता है ना,
ये सामाजिक परिवेश कैसे परिवेश से वो आ रहा है, उसके माता पिता कैसे हैं, उसका पूर्व अनुभव कैसा है। पूर्व अनुभव, विद्यार्थियों का पूर्व अनुभव उसके लर्निंग एनवायरनमेंट को बेहतर करता है। यानी उसका पूर्व अनुभव अगर ठीक रहेगा तो आपके क्लास में भी वो ठीक करेगा। तो मनुष्य की जो चित्त वृत्तियों का जो निर्माण होता है ना, वो सामाजिक चित्त वृत्तियों से होता है। समाज की जैसी दशा दिशा रहेगी वैसा ही हम सोच पाएंगे, अपना एटीट्यूड हम वैसा ही रखेंगे। ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है कि हमारा समाज कुछ और एक्सेप्ट करता है और मैं कोई कुछ और एक्सेप्ट करता हूं। देखो, मैं दिखाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं रियलिटी में कह रहा हूं। हम सबके समाज, हमारा सब लोगों का ये इंडियन कल्चर जो है, अगर रिलेशनशिप को विवाह के पूर्व अगर खराब मानता है तो हम लोग भी उसे मानते हैं। ये अब आप बहस करने के लिए यहाँ कह दीजिएगा कि नहीं 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 हम नहीं मानते हैं, तो वो अलग बात है। आप अगर रहते भी होंगे तो चुरा लुका के। तो खैर, कहने का मेरा मतलब ये है कि एटीट्यूड का निर्माण जो होता है सामाजिक परिस्थितियों और सामाजिक एटीट्यूड से पर्सनल एटीट्यूड बनता है। तो उसमें योगदान होता है उस एटीट्यूड के निर्माण में। तो मनोदशा विद्यार्थियों का बहुत मैटर करता है। तीसरा था क्या, अभी तो तीसरा लिखा था, एप्टीट्यूड। देखिए, एप्टीट्यूड थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस में आप लोग समझिए। अभी क्षमता या अभिवृत्ति, अभिवृत्ति इसका मतलब यह है कि हम योग्यता, इसको आप योग्यता समझिए। योग्यता मायने रखती है। कैसे मायने रखती है योग्यता? अगर मान लीजिए कि अंडर 10th का विद्यार्थी है, अंडर 8th का विद्यार्थी है, और उसको हम अंडरस्टैंडिंग लेवल की शिक्षा दे रहे हैं, उसको हम बड़ी बड़ी दार्शनिक चीजें समझा रहे हैं, तो उसका एप्टीट्यूड अभी वो नहीं है। नहीं समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? यानी कि प्रॉपर एप्टीट्यूड वाले व्यक्ति को आप अगर उस लेवल की शिक्षा दीजिएगा तभी जाकर बेहतर संवाद स्थापित हो पाएगा। अगर मैं यही सारी बातें जो मैं यहां कर रहा हूं और करने लगूं 5वीं क्लास के बच्चों के सामने, 3री क्लास के बच्चों के सामने करने लगूं, तो वो क्या समझेंगे बताइए? तो समझेंगे? नींद आने लगेगी उन्हें, गुस्साने लगेंगे, मन में गरियाने लगेंगे, सब करने लगेंगे। यानी कि अगर विद्यार्थियों की जो योग्यता है उसके अनुसार एज ए शिक्षक आपको अपना संप्रेषण का स्तर रखना है। तो विद्यार्थियों की योग्यता कम्युनिकेशन को प्रभावित करती है। मैं समझा पाया कुछ भी? और एक बात बताऊं, सिर्फ मैं हर लेवल पर NET, ये भी एक जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है ना, ये भी एक एप्टीट्यूड टेस्ट है। अगर आप नेट क्वालिफाई कर लेते हैं, चलिए एक और बात मैं बता दूं, आप नेट जब NET का एग्जाम निकाल लेते हैं तो आपके सर्टिफिकेट जो मिलता है ना, उस पे लिखता है यू आर क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, ये लिखता है। और अगर आप JRF भी है तो यहां लिखेगा यू आर क्वालिफाइड फॉर JRF एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, यही लिख कर आता है। कहिएगा तो मैं शेयर करके अपना दिखा दूंगा। तो सुनिए, ये एप्टीट्यूड को मापता है कि आपकी योग्यता है कि नहीं बनने वाली, आपकी योग्यता का मापन करता है। तो ये योग्यता का मापन जो है कम्युनिकेशन में भी काम करता है। ठीक है, आगे चौथा या पांचवा जो भी होगा आप नेक्स्ट करते रहिए। लेवल ऑफ स्टूडेंट, लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, लेवल ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब होता है विद्यार्थियों का स्तर। विद्यार्थियों का स्तर किस लेवल का विद्यार्थी है? मेमोरी लेवल का है, अंडरस्टैंडिंग लेवल का है,
कि रिफ्लेक्टिव लेवल का है? इसमें किस लेवल का विद्यार्थी है ये मैटर करता है। मान लीजिए कि देखिए, अच्छा मैं हिंदी में बोलूं ना, रोमन में हिंदी में बोलूं ना, आप यही कहना चाहती हैं लेकिन कह नहीं पाई, मैं आपका चेहरा देखकर समझ गया। तो देखिए देखिए, लेवल ऑफ स्टूडेंट का मतलब हुआ विद्यार्थियों का शैक्षणिक स्तर क्या है, उसका स्तर क्या है, वो स्मृति स्तर का है कि समझ स्तर का है कि रिफ्लेक्टिव यानी कि चिंतन स्तर का है। देखिए ये हम लोग पढ़ेंगे, अगर हम जब पढ़ेंगे ना ये टीचिंग एप्टीट्यूड, तो उसमें पढ़ेंगे कि ये तीनों स्तर को बड़ी विस्तार से पढ़ेंगे। बट ये समझिए कि ये स्मृति मेमोरी लेवल स्मृति स्तर, जिसको याद करने वाला स्टेज कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल यानी समझ स्तर, और रिफ्लेक्टिव लेवल का मतलब चिंतन स्तर। तो आप संवाद तभी बेहतर कक्षा में कर सकते हैं जब विद्यार्थियों के स्तर के बारे में भी आपका ज्ञान हो और भान हो कि सामने किस स्तर के विद्यार्थी बैठे हैं। अगर चिंतन स्तर के विद्यार्थी बैठे हैं और आप रटाए जा रहे हैं, उनको अच्छा नहीं लगेगा। एक उम्र के बाद आकर के चीजों को रटना अच्छा नहीं लगता है, और एक उम्र तक चीजों को सिर्फ रटना ही अच्छा लगता है, और एक उम्र में रटना और समझना दोनों अच्छा लगता है, और एक उम्र में समझना और चिंतन करना ये अच्छा लगता है। अगर मुझे अभी आकर के कोई रोज रटवाए, खूब रटवाए, तो वो बेहतर नहीं है। ध्यान रखिए, रटवाया नहीं जा सकता है। अब आज तो मैं एक गलत काम कर दिया, तब हिंदी वाले ग्रुप में 116 क्वेश्चन भेजा हूं कि रट जाइएगा, तो अपना ही बोला हुआ चीज मैं अपना ही उल्टा कर रहा हूं तब तो। जी सर, गलत हो गया, बड़ा अनर्थ गलत हो गया। नहीं, वो अनर्थ नहीं हुआ है। हम 116 क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, आप एक बार उसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। और आप सब हिंदी के विद्यार्थी हैं, हिंदी में मास्टर किए हैं, तो वो सारी चीजें आप पहले से समझते भी होंगे। आप कोई बबुआ नहीं है, नेपुल नहीं पी रहे हैं, दूध नहीं पी रहे हैं। आप जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल के विद्यार्थी हैं, आप सब समझ के आए होंगे। तो खैर आप ये मानिएगा कि उसका डिस्कशन क्लास में होगी, जो भी हम भेजे हैं। खैर चलिए, अपने ही बात में फंसे नहीं ना हम। खैर चलिए, बात ये यानी कि लेवल स्तर को दिखाना है। यही तो बात है, टीचर कैसे बच के निकलता है, कैसे निकलना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। स्तर हो गया, उसके बाद विद्यार्थियों के साथ इंटरेक्शन। तो ये हालांकि ये टीचर में आ जाएगा कि टीचर कैसा है, तो विद्यार्थियों का बहिर्मुखी होना, एक्सट्रोवर्ट क्वालिटी, ठीक है, एक्सट्रोवर्ट क्वालिटी। बहिर्मुखी और अंतर्मुखी दो शब्द होता है। इंट्रोवर्ट का मतलब अंतर्मुखी होता है, एक्सट्रोवर्ट का मतलब बहिर्मुखी हो। बहिर्मुखी का मतलब ये हुआ कि विद्यार्थी थोड़ा बोलने वाला हो, थोड़ा एक्सप्रेस करने वाला हो, उनका एक्सप्रेशन जो है वो मायने रखता है। एक्सप्रेशन, तो कैसे एक्सप्रेस करता है चीजों को, तो एक्सट्रोवर्ट की क्वालिटी होनी चाहिए विद्यार्थियों में। अच्छा, एक्सट्रोवर्ट निगेटिव सेंस में मत लीजिएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सट्रोवर्ट इतना हो जाए कि क्लास में रुके ही नहीं, वो नहीं, मतलब अंतर्मुखी प्रायः कवि होते हैं, दार्शनिक होते हैं, चिंतन स्तर पे लोग होते हैं, जहां एकांत बैठ के सोचना है, एकांत बैठकर विचार करना है। अगर आप क्लासरूम में बैठे हैं ना, तो आप वैसे अंतर्मुखी मत होइए। इस सेंस में मैं एक्सट्रोवर्ट की बात आपसे कर रहा हूं कि थोड़ा सा एक्सप्रेस करिए चीजों को, तो ये भी मैटर करता है, एक्सट्रोवर्ट क्वालिटी। आगे चलिए नेक्स्ट आप लिख लीजिए, मैं भूल गया हूं कि कितना नंबर ये क्वालिटी होगा। आगे है कि फीडबैक, प्रतिपुष्टि। देखिए, फीडबैक जब नहीं मिलता है ना, तो कोई कम्युनिकेशन पूरा नहीं होता है। इसको प्रतिपुष्टि बोलेंगे, प्रतिपुष्टि, ठीक है। फीडबैक कम्युनिकेशन में बहुत मैटर करता है। अब चलिए फीडबैक पर कुछ बात बताऊं, बड़ा सीरियस माहौल चल रहा है।
ऐसा कर दीजिएगा विवेक कि जो बोले वो सामने आ जाए, ठीक है, वो वाला कर दीजिए, रिकॉर्ड हो रहा है ना। अब बोलेगा वही जो बोलना चाहेगा बेहतर। देखिए, कोई भी कम्युनिकेशन फीडबैक के बिना कंप्लीट नहीं। हम क्लास में पढ़ाते हैं और बच्चे अगर फीडबैक ना दे, प्रतिपुष्टि ना दे, तो हम कैसे समझेंगे कि हम जो भी बता रहा हूं मैं वो ठीक हो पा रहा है, समझ पा रहे हैं कि नहीं। और वो फीडबैक जो है वो जरूरी नहीं है कि आप बोल कर ही दीजिएगा। ये जो मैं कहता हूं ना, ऐसे ऐसे करना, ऐसे ऐसे करना, हाँ ना हूं हाँ, ये सब करना जो है दैट इज फीडबैक है, यही फीडबैक है। और यही मैं चाहता हूं कि यही आप भी करिए, फीडबैक दीजिए, तब मैं समझूंगा कि मेरा पढ़ाया हुआ चीज, मैं जो संवाद कर रहा हूं वो आप ग्रहण कर रहे हैं। क्या मैं समझा पा रहा हूं कुछ भी प्रतिपुष्टि का मतलब? जी सर, बिल्कुल। हम ये भी प्रतिपुष्टि ही है जो अभी हमने आपको दी। जी जी, मैं वही कह रहा हूं कि जो आप लोग ऐसे ऐसे किए हूं हाँ ना नू ये सब करते हैं ना, ये सब फीडबैक है। और ये अगर ये ना हो तो संवाद बेहतर नहीं किया जा सकता। इसलिए क्लासरूम में फीडबैक का होना बेहद जरूरी है स्टूडेंट की तरफ से, तभी क्लासरूम कम्युनिकेशन को आप बेहतर कर सकते हैं, प्रभावी बना सकते हैं। समझे? और आलम ये है फीडबैक का कि कहीं भी काम करता है, हर कम्युनिकेशन में। दादी के साथ जब हम लोग सोते थे बचपन में, तो सोते समय कहानियां सुनाती थी। और मान लीजिए रात अधिक होने लगी, हम लोग की आंख लगने लगी, तो दादी की कहानी अपने आप बंद हो जाती थी। क्यों? क्योंकि हम लोग हूं हूं करना बंद कर देते। हर वाक्य के बाद हूं करना अनिवार्य था। हर वाक्य के बाद, हर कहानी के हर वाक्य के बाद हूं करना होता था। अगर हूं ना किए तो दादी समझ जाती थी कि अब ये सो गया नतिया, ये नाती जो है हमारा सो गया। अब बंद हो जाती थी ऑटोमेटिक। और मान लीजिए कभी 1 मिनट बाद, 30 सेकंड बाद आंख खुली और बोलते थे दादी बोलो, तो चिढ़ के कहती थी बस तुम सो रहा है और हम बोले। देख रहे हैं ना फीडबैक, हर चीज में फीडबैक, हर कम्युनिकेशन में फीडबैक, इसलिए क्लास में भी फीडबैक। भाई साहब मैं इतना बोल रहा हूं, आप समझ पा रहे हैं लोग ना, जिन्होंने आज तक फीडबैक नहीं दिया या नहीं देते हैं, वो समझ जाइए कि आप फीडबैक नहीं देंगे तो मैं बंद हो जाऊंगा। आपका फीडबैक मेरे लिए पेट्रोल है, ईंधन है, इसलिए फीडबैक दिया करिएगा। ओके चलिए, अच्छी बात है कि आप लोग समझ गए। ठीक है, प्रतिपुष्टि यानी विद्यार्थियों की प्रतिपुष्टि अनिवार्य है कक्षा संप्रेषण को प्रभावी बनाने में। और एक चीज और है, चलिए, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की संख्या, ये मैटर करता है कि नहीं? बिल्कुल सर करता है। देखिए एक बात बताऊं, एक शिक्षक अपने क्लास में मतलब एक साथ कितने लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकता है फीडबैक के साथ और प्रॉपर आई टू आई कांटेक्ट बना करके? मुझे लगता है 20, 25, 30, इससे ज्यादा नहीं। 30 सर, 30 हाँ मोस्ट 30 ऑफ जो भी है। भाई साहब आलम यह है कि कुछ क्लासेज ऐसे हैं कि 1200 लड़के पढ़ते हैं एक साथ, और उन कक्षाओं की फी जो है लाखों में है। जाइए दिल्ली, कोचिंग्स हैं कुछ आईएएस की तैयारी कराने वाली, सिविल सर्विस की तैयारी कराने वाली, एसएससी की तैयारी कराने, पटना में ऐसी ऐसी क्लासेज है कि लड़के खिड़की में लटक के पढ़ते हैं। 12-12, 1300 विद्यार्थी एक क्लास में बैठ के पढ़ते हैं 1 घंटा। और जान लीजिए, भले वो कितना ही फेमस कोई ना क्यों ना हो, वो सिर्फ प्रचार के दम पे चल रहा है। रियलिटी में ज्ञान की प्राप्ति विद्यार्थियों में कितना हो रहा है वो तो भगवान ना लिखे। क्योंकि विद्यार्थियों से जब 1-to-1 इंटरेक्शन नहीं होगा, सबका फीडबैक नहीं देखेंगे, तो हम क्या पढ़ा पाएंगे, क्या समझा पाएंगे, क्या बेहतर संवाद कर पाएंगे? हो पाएगा क्या? नहीं ना। इसलिए विद्यार्थियों की कक्षा में
संख्या, विद्यार्थियों की संख्या एक कक्षा में आपके संप्रेषण को प्रभावी बनाती है, प्रभावित भी करती है। इसलिए सीमित मात्रा में विद्यार्थी कक्षा में रखें। सीमित मात्रा में कहने का मतलब यह है कि ज्यादा कम भी हो जाएंगे ना तो वो ठीक नहीं लगता है, और ज्यादा अधिक हो जाएंगे तो ठीक लगता नहीं। खैर, जब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे अगर शिक्षा को, तब 1200 क्या 1500 भी बैठे क्या दिक्कत है, 1000 2000 बैठे क्या दिक्कत है। फी को हम 3000 मान लीजिए कि हमारा फी है किसी टीचर का, वो फी को 500 कर देगा। अब 500 का के विद्यार्थियों की संख्या 1500 कर देगा, और जो 3000 ले रहा है वो 50 करेगा। तो देखिए ना कौन आगे निकल गया कैसे। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो नंबर सब स्टूडेंट आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छे हैं, बट एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे नहीं हैं। मैं शायद समझा पा रहा हूं। नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम आपने सब सुना होगा, सुने थे ना उस जी सर, जमाने में? सुना है। जी सुने हैं। उस जमाने में वहां विद्यार्थियों की संख्या 20:1 हुआ करती थी, शिक्षक और विद्यार्थी, यानी 20 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक हुआ करते थे जो उनको पढ़ाते थे, और विद्यार्थी वहीं आश्रम में रहते थे, हॉस्टल में रहते थे। तो ओवरऑल डेवलप, देखिए शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, जरा एक भी बात और कह दूं, जो टीचिंग है, जो एजुकेशन है, एजुकेशन का प्राइमरी एंड मेन पर्पस क्या है? विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का निर्माण करना, ओवरऑल डेवलपमेंट करना, सांघिक विकास करना। हाँ, चहुमुखी विकास, चौतरफा विकास। हमारे यूनिवर्सिटी में, बीएचयू में मालवीय जी का ये उद्देश्य था कि विद्यार्थियों को सिर्फ विज्ञान की शिक्षा, गणित की शिक्षा ही नहीं देना है, उनको उनके जीवन के हर पहलुओं को छूना है। और गुरुकुल की परंपरा यहाँ भी उस जमाने में हुआ करती थी। मालवीय जी हॉस्टल में घूम घूम के विद्यार्थियों को देखते थे, ऐसा कहा जाता है। हालांकि अब ये सब सिस्टम जो है कि वो अब रहा नहीं। खैर जो भी हो, गुरुकुल परंपरा की बात कर रहा था। तो ओवरऑल डेवलपमेंट की बात, तो विद्यार्थियों की नंबर्स भी मैटर करता है। उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट, कहिए कि सर ये कहां से ढूंढ के ला रहे हैं। बैठक व्यवस्था, क्लासरूम में बैठने की व्यवस्था आपके कम्युनिकेशन को प्रभावी बनाती है, करती है। मान रहे हैं लकी लोग कि नहीं? आप लोग बिल्कुल मान रहे होंगे, और नहीं मानेंगे तो हम मनवा देंगे। सुनिए कैसे मनवा रहा हूं मैं। देखिए हाइट के सेंस में, हाइट के मामले में आप लोग नंबर्स ऑफ स्टूडेंट लिख लीजिए। अब सुन लीजिए मेरी बात को ध्यान से जरा। ये तो प्राकृतिक का है कि कोई लंबा होगा कोई नाटा होगा, और बेंच पर मान लीजिए बैठे हैं सब, जितने लंबे हैं सब आगे बैठ जाएं, और जितने छोटे छोटे विद्यार्थी हैं वो पीछे बैठ जाएं। टीचर जो बोर्ड पर लिखेगा वो समझ दिखेगा नहीं ठीक से, तो जब दिखेगा नहीं तो बेहतर कम्युनिकेशन हो पाएगा नहीं ना। तो ये व्यवस्था, बैठक व्यवस्था में कहिए कि सर अब तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अलग बोर्ड लगा दिया जा रहा है, माने एगो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड इधर, टीवी एक उधर, टीचर के सामने स्मार्ट बोर्ड, पीछे क्लासरूम के बाहर, फील्ड में, कहीं भी लगा। देखिए फिर वो मजा नहीं है, इंटरेक्शन वाला मजा नहीं है। इंटरेक्शन 1 to 1, आई टू आई कंटेक्ट जहां होता है ना, आंख से आंख मिलनी चाहिए। शिक्षक आपके सब विद्यार्थियों के आंख में आंख डाल ले, वो वाली व्यवस्था होनी चाहिए। अब बताइए कि स्मार्ट बोर्ड पीछे लगा दीजिए, टीवी एलसीडी लगा दीजिए, और वहां बैठ के, अच्छा एक नया सिस्टम, विद्यार्थी, टीचर किसी और कक्षा में पढ़ा रहे हैं और विद्यार्थी किसी और रूम में बैठा है वहीं पर, ये वाला व्यवस्था देखे हैं कि नहीं? जैसे हम लोग जी सर। आप नहीं, ऐसा तो नहीं। ये नहीं, लाइव क्लास में कम से कम 6-7 रूम्स होते हैं, हॉल्स हाँ, होते हैं। एक बिल्डिंग में 6-7 रूम्स हुए, और उस एक रूम में टीचर पढ़ाएगा, और जो विद्यार्थी उस रूम में बैठा हो तो बैठा ही, ठीक है। बाकी दूसरे कमरे में एलसीडी लगी हुई है, तीसरे कमरे में एलसीडी लगी हुई, ऐसे ऐसे 8 उसी बिल्डिंग में
8-10 कमरे में एलसीडी बड़ी सी लगी हुई है और सेम वही बात विद्यार्थी भी पढ़ रहे हैं। तो समझ रहे हैं ना, तो ऐसी भी व्यवस्था है। तो कहिए कि सर वहां हम भी पर कुछ तो कहना चाहते हैं। हाँ बोलिए, कहना हाँ, चाहते हैं तो उनको ला दीजिए, रोशनी शर्मा को स्क्रीन पर लाइए, जो नर्सरी बोलिए बोलिए। या प्री क्लासेस होती है ना, उनमें आजकल जो सिस्टम चल रहा है वो ऐसे चल रहा है सेमी सर्कल में, ताकि शिक्षक से सभी बच्चे कांटेक्ट में रहें। ऐसे बीच घेराव में टीचर बैठता है और उनके आगे की तरफ, चारों तरफ, मतलब पीछे की साइड नहीं, आगे की तरफ आधे गोले में बच्चे बैठते हैं पर्टिकुलर। तो मैं ये कह रहा हूं कि बैठक व्यवस्था मैटर करती है, तो आप लोग इससे सहमत हैं? बोलिए। सहमत है। और एक मैं आपका ज्ञान जांच, मतलब आपको देखने के लिए मैं एक सवाल पूछ रहा हूं। मान लीजिए आपके क्लास में कुछ विद्यार्थी ब्लाइंड है, ठीक है, माने आंख से अंधे हैं, आप टीचर के रूप में क्या करेंगे उनके लिए? कोई बताएगा बढ़िया बात? कुछ ब्लाइंड विद्यार्थी है आपके क्लास में जो लर्निंग को दिया जाएगा सर, है टेक्सटाइल लर्निंग। टेक्सटाइल लर्निंग, चलिए ठीक है, ये भी बात। और कोई? ब्रेले लिपि। ब्रेन लिपि, हाँ वो ये तो ठीक है। और ब्रेले। कोई? सबसे आगे बैठाएंगे ताकि वो सुनने में प्रॉब्लम ना हो। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। अजय, अगर शिक्षक के रूप में आपका दायित्व तो बनता है कि आगे की सीटिंग्स को आप उनके लिए आरक्षित कर दें, क्योंकि उन्हें सिर्फ सुनना है, वो देख नहीं रहे हैं आपको। तो जितना करीब रहेंगे आपसे, शिक्षक से जितना करीब रहेंगे, वो उनकी संप्रेषण क्षमता और प्रभावी होगी, उनको सुनने समझने में दिक्कत नहीं होगी। नजदीक से कोई चीज हम सुनते हैं, पास से सुनते हैं, तो ज्यादा प्रभावी होता है बनस्पत की दूर से सुनते हैं। तो शिक्षक के रूप में अगर आपके क्लास शिक्षक अगर आप हैं और आपके क्लास में कुछ ब्लाइंड बच्चे हैं, फिजिकली चैलेंज्ड बच्चे हैं, तो आप उनके लिए आगे व्यवस्था करिए, ठीक है? तो बैठक व्यवस्था, सिटिंग अरेंजमेंट आपके संप्रेषण को प्रभावी बनाती है। चलिए, ये तो हो गया विद्यार्थियों के तरफ से कि विद्यार्थियों के ये सारे गुण जो है। एक दो पॉइंट और, क्लासरूम कम्युनिकेशन जो होता है हाँ, उसमें इफेक्टेड करता है। जैसे भाषा का ज्ञान, एज ए टीचर के नाते हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। हाँ, भाषा का ज्ञान अगर ना हो स्टूडेंट के बीच, तो टीचर है वही इंग्लिश में बोले जा रहे हैं तो कम्युनिकेट नहीं हो पाएगा। हम उसको मीडियम में करने वाले हैं। अब ये वीरेंद्र जी, उसको हम मीडियम में, फिर टीचर और स्टूडेंट के बीच इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है। देखिए लिंग्विस्टिक, इनको ऐसे हम कर, लिख लीजिए, चलिए यहीं पर कर देते हैं, हम उसको मीडियम में करते, बट चलिए मीडियम में कुछ और कर। लिंग्विस्टिक्स सिमिलैरिटी होनी चाहिए, यानी भाषाई समानता, भाषा की समानता, भाषा की समानता होनी चाहिए विद्यार्थियों और ये टीचर्स में। यानी जो जिस भाषा में स्टूडेंट्स कंफर्ट है, उस भाषा में टीचर को भी कंफर्ट होना पड़ेगा। और तो देखिए कल हम लिंग्विस्टिक एबिलिटी टीचर्स के पढ़े थे ना, तो वैसे ही स्टूडेंट्स की लिंग्विस्टिक एबिलिटी, अच्छा याद दिला है, सेम होना चाहिए, टीचर और स्टूडेंट्स की सेम होना चाहिए। स्तर भले अलग हो सकता है कि किसी की दक्षता ज्यादा है, किसी की कम है, बट वो सेमनेस होनी चाहिए। मतलब मैं अगर इंग्लिश बोल रहा हूं तो ये समझना पड़ेगा मुझे कि हमारे विद्यार्थी इंग्लिश समझते हैं, जानते हैं। मैं अगर हिंदी में बात कर रहा हूं तो विद्यार्थी तेलुगु मीडियम का नहीं होना चाहिए, वो भी हिंदी मीडियम का ही होना चाहिए। तो देखिए, ये तो मैं बहुत पहले से बताता हूं कि कम्युनिकेशन डिपेंड करता है रिसीवर पर, कि रिसीवर कैसा है, किस भाषा में रिसीवर कंफर्ट है, उसी भाषा का प्रयोग आपको करना है। चलिए अब आगे सिटिंग अरेंजमेंट और ये नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स के बाद थोड़ा सा मीडियम पर है सर, बताएं। एक दो और है, बहुत होंगे, चलिए बता दीजिए। पैसेंस है, टीचर इंटरेक्शन है। अगर इंटरेस्ट ना ले रहा है स्टूडेंट, हेलो,
हाँ बोलिए बोलिए, कल अगर बात किए स्टूडेंट हैं। इंटरेस्ट ना ले रहा है तो पर भी कम्युनिकेशन हमारा होगा नहीं। उसको अगर उसको छात्र में बिल्कुल उसको एटीट्यूड एक्टिव और एप्टीट्यूड के अंदर समझ लीजिए कि अनुशासन है नहीं सर, अनुशासन बताएं। सर। हाँ सब आ गया। देखिए अब खींचेंगे ना तो और सारे गुण निकल जाएंगे। अनुशासन होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, मतलब खींचने, कामनेस कूलनेस की क्वालिटी होनी चाहिए। अनुशासन सर मुख्य गुणों में से है। हाँ बिल्कुल है। एटीट्यूड और अभी माइनर माइनर तो है ही, माइनर मोरल दोनों चीज होना चाहिए। और टेक्नोलॉजी का ज्ञान अगर नहीं है तो ऊपर भी कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है अच्छे से। हम मीडियम में इसको चर्चा करेंगे। मीडियम माध्यम जो है, लिंग्विस्टिक मीडियम ही है। आइए माध्यम को समझते हैं। और मुझे लगता है कि सुनिए, एक चीज और मैं बताऊं, मैं आपको अभी ऐसा थोड़े है कि जितना पढ़ा रहा हूं उतना ही है। मैं एक आपको रास्ता दिखा रहा हूं। आपके सोचने समझने की क्षमता इससे कई गुनी ज्यादा होनी चाहिए। दैट इज मीन, बस केवल और केवल मैं गाइड कर रहा हूं। बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसको एनालाइज करने पर निकल के और बाहर आएगी। इस पर लेख लिखा जा सकता है बहुत बेहतरीन। बीएड में आप लोग सीखते क्या है? यही तो सीखते हैं, यही सब तो बताया जाता है। चाइल्ड साइकोलॉजी, टीचर्स की साइकोलॉजी, ये सब बताया जाता है। तो बीएड कोर्स है 2 साल का, और 2 साल की चीजों को हम लोग 8-10 क्लास में पढ़ेंगे। तो मेरे पास वैसा होना चाहिए, उतना स्कोप होना चाहिए कि मैं थोड़ा स्पीड कर लूं, अपने आप को स्पीड बना लूं। चलिए आइए माध्यम देखते हैं। मैं एक बात मैं और बता दूं कि आप सब समझते हैं कि क्या होना, डिसिप्लिन क्यों नहीं होना चाहिए बताइए। तो जिस बच्चे का एटीट्यूड खराब होगा उसको इनडिसिप्लिन में नहीं कहेंगे कि ये इनडिसिप्लिन में रहता है। डिसिप्लिन और एटीट्यूड में रिलेटेड ही है। तो भले मैं शब्द नहीं रखा, अच्छा देखो मैं बता रहा हूं ना, तो जो जो अभी याद आ जा रहा है मैं बोल रहा हूं। बहुत संभावना है कि बहुत सारी चीजें छूट जाएंगी, तो आप जोड़ लीजिएगा। ये कोई फैक्ट नहीं बता रहा हूं, ये आपके चिंतन स्तर को मैं बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। फैक्ट नहीं है, कोई आंकड़ा एकदम नहीं है कि 1947 में भारत आजाद हुआ। तो सर आप कहिए कि सर आप 15 अगस्त क्यों छोड़ दिए? ये ऐसा कोई फैक्ट नहीं है। खींचना है खींचिए, तिल को जितना ताड़ बनाना है बनाइए। जगत खुला है, पंख फैलाइए और उड़िए। ठीक है, चलिए माध्यम पर आते हैं। देखिए मीडियम 2 स्तर पर, एक लैंग्वेज का मीडियम, भाषा का माध्यम। कम्युनिकेशन का माध्यम क्या है? भाषा है। और दूसरा टूल के रूप में, हथियार के, मतलब हथियार नहीं, सामग्री के रूप में, शिक्षण सहायक सामग्री। माध्यम में 2 चीजों में कह रहा हूं, लिंग्विस्टिक मीडियम एंड सामग्री। तो कौन सा सामग्री? शिक्षण सहायक सामग्री, टीचिंग असिस्टेंट टूल। इन दोनों माध्यमों पर आपका संप्रेषण डिपेंड करता है। ठीक है, भाषा के स्तर पर भाषा सहज होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, ल्यूसिड होना चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। कठिन जार्गन का प्रयोग आप, मतलब जार्गन का प्रयोग नहीं करेंगे, अपनी तेजता नहीं दिखाएंगे। विद्यार्थियों के स्तर की भाषा होनी चाहिए। देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ये जो भाषा वाली वांग वीरता एक दिन बताया भी था, ये जो लिंग्विस्टिक जिम्नास्टिक की क्वालिटी है, ये कम्युनिकेशन में नहीं चलेगा, क्लासरूम में नहीं चलेगा। क्लासरूम में आपको समझना होगा कि सामने कौन बैठा है, कौन बैठा है सामने, इस बात को समझना होगा। तो भाषा का स्तर जो होगा वो विद्यार्थियों के आधार पर होगा, विद्यार्थियों की क्षमता के आधार पर। लिंग्विस्टिक सेमनेस होना चाहिए, यानी कि एक जैसा, हेट्रोजीनियटी नहीं होना चाहिए, होमोजीनियस लिंग्विस्टिक एबिलिटी होनी चाहिए। लिख लीजिए मीडियम के रूप में होमोजीनियस लिंग्विस्टिक एबिलिटी, लिखिए जरा तो, होमोजीनियस लिंग्विस्टिक एबिलिटी।
जो मीडियम के रूप में आप भाषा को पढ़े हैं जान, तो होमोजीनियस होना चाहिए। होमोजीनियस माने एक जैसा, एक जैसी भाषिक दक्षता जहां पर हो वहीं संवाद बेहतर हो पाएगा। उसके बाद क्लियर, ल्यूसिड, स्पष्ट, दोनों का मतलब स्पष्ट हुआ। फ्री फ्रॉम जार्गन, जार्गन का मतलब होता है टेक्निकल टर्म्स, जो किसी चीज में जार्गन हो, जैसे मेडिकल जार्गन, लीगल जार्गन। तो अगर लॉ पढ़ा रहे हैं तो उसमें तो आप जार्गन यूज करेंगे ही एक मात्रा में, मेडिकल पढ़ा रहे हैं तो उसमें तो पढ़ करेंगे ही, लेकिन हाँ जब समझाने की बात आई वहां पर आप सहज भाषा में समझाइए, उनकी भाषा में समझाइए। जहां जरूरत है वहां तो करेंगे ही, तो फ्री फ्रॉम जार्गन होना चाहिए। भाषा के रूप में लिखावट अच्छी होनी चाहिए, यानी आपका बोर्ड पर लिखते हैं तो राइटिंग एबिलिटी ठीक होनी चाहिए, लिख सही पाए। बकुलवा टांग जैसा, हालांकि मैं भी तो घसीट ही रहा हूँ, लेकिन क्या करिएगा, पढ़ाने हैं। हालांकि ये इसका भी मैटर करता है। ये जो बोर्ड देखिए, देखिए आप लोग शायद देखें या ना देखे होंगे, ये दिख रहा है, ये क्या है, स्लेट है, इलेक्ट्रॉन और इस पर लिखिएगा इधर तो भागेगा उधर, और कॉपी अगर रहे, बोर्ड रहे तो वो ठीक है। तो लिखावट भी आपकी मैटर करती है। तो लिंग्विस्टिक मीडियम ये हो गया, ये एप्रोप्रिएट रहेगा तो आपका कम्युनिकेशन बेहतर होगा क्लासरूम का। आगे टूल के रूप में जो माध्यम है, सर टूल के रूप, लूसिड क्या होता है? ल्यूसिड माने स्पष्ट, फ्री फ्रॉम एम्बिग्विटी, फ्री फ्रॉम वेगनेस, ल्यूसिड इसी को कहते हैं, स्पष्ट। टूल सामग्री के रूप में पहला इजी टू यूज, आपका कौन सा टूल आपके कम्युनिकेशन को बेहतर बना सकता है, जो यूज करने में आसान हो। कोई ऐसा सिस्टम आप क्लासरूम में, ऐसा कोई मटेरियल नहीं यूज करिए जिसको यूज करने ही ना आए। समझ रहे हैं ना, इजी टू यूज में, इजी टू यूज समझ रहे होंगे ना, कि ऐसा सामग्री का जिसको आसानी से यूजेबल जो हो, जल्द यूज कर पाए। और एक देखिए, एक सिद्धांत है टेक्नोलॉजी का, जिन चीजों को यूज करने में ज्यादा परेशानी होती है ना, लोग उस पर इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, वो कुछ दिन बाद वो ठप हो जाता है, खत्म हो जाता है। व्हाट्सएप क्यों इतना फेमस हो गया? सोशल मीडिया में पहले देखिए हाइक भी था, बहुत सारे मैसेजिंग चैटिंग ऐप थे, अभी भी है, बहुत सारे थे, लेकिन व्हाट्सएप इतना फेमस क्यों हो गया? इसके पीछे का कारण जानते हैं आप? इजी टू यूज था, इजी टू यूज। फेसबुक इजी टू यूज, जो इजी टू यूज नहीं होगा ना, वो टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी आम जन के बीच में। इसलिए बड़ा ख्याल रखा जाता है टूल डेवलपमेंट के समय कि अब आसान हो। आप लोग देखे होंगे कि कितना भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्यों ना हो और कितना भी सेंसिटिव पासवर्ड क्यों ना हो किसी भी चीज का, वहां ऑप्शन दिया जाता है फॉरगेट पासवर्ड का। देखे हैं? थोड़ा और लोग भी बोलिए, बोलिए, स्क्रीन पर आइए। अच्छा विवेक, सब स्क्रीन पर कैसे लाइए, लाइए जरा सबको स्क्रीन पर, स्क्रीन पर लाइए। नहीं आ रहे। एक बात बताइए तो, चाहे आपका बैंक का ही पासवर्ड क्यों ना हो, कितना भी सेंसिटिव पासवर्ड क्यों ना हो, वो ऑप्शन तो देता है ना फॉरगेट पासवर्ड का। जी सर, आ रहा है। यस सर। ये क्यों, ऐसा क्यों? अगर आप भूल गए तो फिर दोबारा से अपना पासवर्ड बना सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई कंपनी ऐसा कर दे कि पासवर्ड एक ही बार सेट हुआ, अगर जो है कि भूल गए, तो एप्लीकेशन लिखकर मेल करिए, 4 दिन लगेगा उसको वेरीफाई करने में कि आप ही हैं, तब आपका पासवर्ड चेंज किया जाएगा। अगर कोई ऐसा सिस्टम बना दे, कोई सॉफ्टवेयर, तो आप उसको यूज करना चाहेंगे? नहीं ना, नहीं करेंगे आप, क्योंकि आजकल इतना ना पासवर्ड हो गया है कि किसको किसको याद रखें।
मुझे अपने जीमेल का पासवर्ड नहीं याद। ये जूम वाला उस जिस दिन बनाया उस दिन बनाया, अब नहीं याद है मुझे, हो गया खत्म। अपने एटीएम का पासवर्ड मुझे नहीं याद है। हाँ, मुझे वो बटन जो है ना, मैं सेट कर लिया हूँ कि लाइन ऐसे जाके ऐसे घूमना है। याद नहीं है, वहां जब जाता हूं तो याद आ जाता है। तो खैर, यूजेबल जो टेक्नोलॉजी ऐसा आप क्लासरूम में यूज करिए जो इजी टू यूज हो। और ऐसे कई उदाहरण लिंग्विस्टिक्स टूल बने, वो नहीं सक्सेस हुआ क्योंकि उसका यूज, जैसे एक सॉफ्टवेयर है प्रात, लिंग्विस्टिक्स वाले इसको समझेंगे। कोई है लिंग्विस्टिक्स का? हाँ तो होंगे तो लोग हमारे। हाँ भैया, कौन है? शुभ्रांजलि है, हो कि नहीं? एब्सेंट है भैया वो। कल भी नहीं है। हाँ, ये प्रात सुने हो तुम लोग? प्रात, प्रात हैव यू हर्ड? नहीं ना? चलो कोई बात नहीं, इतना कठिन यूज का यूज करना, वो साउंड आइडेंटिफाई करता है, वो एक फोनेटिक सॉफ्टवेयर है, ज्यादा यूजेबल नहीं है इसलिए क्योंकि वो बहुत कठिन भी है, तो सक्सेस नहीं हो पाया, या हो भी पाया तो उसके लिए बहुत एक्सपर्टीज की जरूरत है। चलिए, तो इजी टू यूज हो, उसके बाद और क्या लिखें? इजी टू यूज हो, क्रेडिबल हो, विश्वसनीय हो, कॉस्टली ना हो, कॉस्टली ना हो, महंगा ना हो। अगर ज्यादा महंगा हो जाएगा तो कौन खरीदेगा? कम्युनिकेशन आप बेहतर करना ठीक है, बट वो ज्यादा कॉस्टली ना हो। कॉस्टली लिख के गलत काट दीजिए, क्रेडिबल लिख के सही कर दीजिए, क्रेडिबल हो। बेस्ड हो, आए? टॉपिक से रिलेटेड हो, टॉपिक से रिलेटेड, हाँ। सब्जेक्टिव हो, आए? क्या हो? सब्जेक्टिव टाइप है, सब्जेक्ट के ऊपर हाँ ना, हो, उसको आधार। सब्जेक्टिव नहीं कहेंगे, वो आप रिलीवेंट कहिए, रिलीवेंट, रिलीवेंट हो, विद्यार्थियों के अनुरूप हो, मतलब विद्यार्थी हाँ, जिसे वही समझ रिलीवेंट, सके। रिलीवेंट में सब आ जाएगा, रिलीवेंट में सब हो तभी वो बेहतर कम्युनिकेशन कर पाएगा। ठीक है, तो ये मीडियम में लिख लीजिए, टूल में, सामग्री में। हालांकि अभी हम लोग और पढ़ेंगे एक बार सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री जब हम पढ़ेंगे, शिक्षण सहायक सामग्री हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ेंगे, उस समय विस्तार में पढ़ेंगे टूल को, कि प्रोजेक्टेड टूल होता है, नॉन प्रोजेक्टेड टूल होता है, ठीक है, वो सारे टूल्स को पढ़ेंगे। अभी कम्युनिकेशन में बस कि टूल कैसा हो, इजी टू यूज हो, क्रेडिबल हो, ज्यादा कॉस्टली ना हो और रिलीवेंट हो, बस। और अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स हो। हाँ देखिए, जैसे अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स का मतलब क्या हो, अब आप दृश्य सामग्री ब्लाइंड बच्चों के बीच लेके चले गए, ब्लाइंड बच्चों के बीच आप कोई एलसीडी वगैरह लेके चले गए, चाहे आप मैप दिखा रहे हैं, तो वो उनके लिए यूजेबल नहीं है ना, तो उनके लिए रिलेवेंट नहीं है। उनके लिए वैसा लाइए जो सुनेगा, सुन के वो सुने वो। और जो साइटेड बच्चे हैं उनके लिए आप दोनों ला सकते हैं, तो दोनों ला सकते हैं आप। तो चलिए, ये तो हो गया कि स्टूडेंट और मीडियम के, मीडियम। अच्छा, एक चीज और है, चलिए मैं बता ही दे रहा हूं, इंडिविजुअल डिफरेंस आप लोग समझते हैं? जी सर। क्या होता है? व्यक्तिगत भिन्नता। व्यक्तिगत विभिन्नता कि वैयक्तिक विभिन्नता? वैयक्तिक विभिन्नता होना चाहिए, व्यक्तिगत नहीं, इंडिविजुअल डिफरेंस। देखिए ये क्या चीज है, इसको हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा विस्तार में, फिलहाल के लिए समझिए कि हर व्यक्ति का सोचने समझने और उसका कैपेसिटी जो होता है ना, वो अलग होता है। तो अगर इसको हम एक ग्रुप लेवल पर करें, ग्रुप लेवल का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि कोई आपके क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, उन सबकी अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंस होगा ना। कोई 10 बच्चा है तो सबकी तो अलग अलग होगी ना,
किसी का इंग्लिश अच्छा होगा, किसी का आईक्यू बहुत ज्यादा होगा, कोई रिच घराने से होगा, कोई बेहद गरीब घर से होगा, कोई स्मार्टफोन चलाना जानता होगा, कोई स्मार्टफोन नहीं देखा होगा, कोई कंप्यूटर के साथ ही पैदा हुआ होगा, कोई मक्खन मलाई रोज खाता होगा, कोई दाल चावल के लिए तरसता होगा। यानी अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंस के विद्यार्थी तो आपके क्लास में होंगे ना। तो क्या आप किसी एक को फोकस करके आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं? इतने टाइप्स के विद्यार्थी आपके क्लास में हैं, ये विद्यार्थियों का समूह है, उसमें ये विद्यार्थियों का समूह है, अलग अलग ग्रुप बन गया इंडिविजुअल डिफरेंस के हिसाब से। तो क्या आप एक ग्रुप को टारगेट करके, इसी ग्रुप को टारगेट करके करेंगे टीचर के रूप में आप? तो पूरा कम्युनिकेशन बेहतर हो पाएगा? नहीं ना। तो एज ए टीचर यू हैव टू मेंटेन द इंडिविजुअल डिफरेंस। यानी मेंटेन द इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब ये हो कि जो ऐसा कुछ उपाय करेंगे कि सब में एक सामंजस्य बैठ जाए, सब में एक सामंजस्य। मैं समझा पा रहा हूं कुछ भी? बताएं। Am I able to make understand you? Yes, sir. Yes, sir. कि Sure. Yes, sir. इंडिविजुअल डिफरेंस को भी आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि आप जो कंप्यूटर के साथ पैदा हुआ था लड़का, आप उसी को ध्यान में रख करके पढ़ाइए, तो बाकी सब जो है वो कहाँ जाएंगे? तो एज ए टीचर यू हैव टू माइंड ऑन इट। इसको हम लोग इंडिविजुअल डिफरेंस को अभी पढ़ेंगे टॉपिक के रूप में बहुत बेहतर तरीके से। चलिए आगे चलते हैं। ये सब तो हो गया, यूजेबल हो, ये सब हो, राइट सिंबल, राइट प्रैक्टिस एग्जांपल्स। चलिए ये तो हो गया। अब एक और अलग तीसरा फैक्टर क्या था? ये तो स्टूडेंट और मीडियम हो गया। चौथा फैक्टर और क्या था? कल लिखवाया था फैक्टर सिलेबस और कंटेंट। सिलेबस, कंटेंट आपके क्लासरूम कम्युनिकेशन में को प्रभावी बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? सिलेबस बनाता है कि नहीं बनाता है? बताएं। कंटेंट आपके सिलेबस या मैसेज, कंटेंट में जो संदेश है, क्या वो आपके कम्युनिकेशन को प्रभावी बनाने में सफल होता है कि नहीं? प्रभावी बनाता है कि नहीं? बोल नहीं रहे हैं आप लोग। जी सर, बनाता है। Yes, sir. देखिए आप लोग नहीं बोलिएगा ना तो मेरा मन नहीं लगेगा, मेरा मन नहीं लगेगा ना तो हम निकाल नहीं पाएंगे आज चीजों को। सिलेबस कैसे? देखिए, अच्छा एक बात बताऊं, सिलेबस कैसा होना चाहिए आपका? कंटेंट कैसा होना चाहिए? स्मार्ट होना चाहिए। आपका कंटेंट स्मार्ट होना चाहिए। और लिखिए स्मार्ट का मतलब क्या होता है? स्मार्ट का मतलब होता है स्पेसिफिक। एम से होता है मेजरेबल। हिंदी वाले हमें आप ये मत करिएगा, मतलब थोड़ा सा हमसे नाराज मत होइएगा। हम देखिए इंडिविजुअल डिफरेंस की बात कर रहे हैं और अभी ये कर रहे हैं। चलिए सिलेबस कैसा होना चाहिए? तो स्मार्ट होना चाहिए। और उस स्मार्ट को ऐसे लिख लीजिए। और हिंदी वाले भी लिखिए, ऐसा भी क्या अंग्रेजी से दुश्मनी रखना। एस से क्या होगा? एस से क्या होगा? स्पेसिफिक। हाँ, स्पेसिफिक का क्या मतलब होता है? स्पेसिफिक का क्या मतलब हुआ? विशिष्ट हो। क्या हो? विशिष्ट हो, यानी पार्टिकुलर हो। जिस लेवल में आप पढ़ा रहे हैं वैसा लेवल का होना चाहिए। ये नहीं, मैं बताया ना कि आप अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल में पढ़ाने गए हैं और चीजों को केवल रटने वाला चीज लेकर जाइए। LKG और UKG के बच्चों के सामने आप दर्शन की किताब लेके चले जाइए, कोई बहुत बड़ा फिलॉसफी लेके चले जाइए,
खुशबू, जोइता एलकेजी यूकेजी के बच्चों को पढ़ाने के लिए नॉम चॉम्स्की का लैंग्वेज एंड माइंड लेके चले। आप हिंदी वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास लेके चले। छोटे छोटे बच्चों को हिंदी पढ़ानी है अगर, अनु जी, छोटे बच्चों को हिंदी पढ़ानी है अंडर 5th में, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी का जो साहित्य का इतिहास है वो लेके जाएंगी? नो सर, नो सर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जब हिंदी में जब उनका नाम सुनिए ना, तो उनको कितने तोप की सलामी देना है? 21 तोप। 21 तोपों की सर जी। और नॉम चॉम्स्की को भी 21 तोप। नॉम चॉम्स्की जब आप नाम सुनिएगा तो भले आप जानते हो या ना जानते हो, उनको 21 तोप की सलामी दिमाग में दे दीजिएगा। और जब आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम सुनिएगा तो भी 21 तोप की सलामी दे दीजिएगा। ये ऐसे व्यक्ति है कि 21 तोप की सलामी से नीचे ये लोग पसंद नहीं करते हैं। 20 तोप करिएगा ना तो बुरा मान जाएंगे। इसलिए आपका सिलेबस स्पेसिफिक होना चाहिए, विशिष्ट होना चाहिए, बेहतर कंटेंट होना चाहिए, एप्रोप्रिएट कंटेंट होना चाहिए, विद्यार्थियों के स्तर का कंटेंट होना चाहिए। चलिए, एम से क्या हो? मेजरेबल हो। मेजरेबल को हिंदी में क्या कहेंगे? मापन। मापन योग्य। मापन योग्य। मापन हो। मापन हो, मेजरेबल का मतलब मापन योग्य। मापन योग्य हो। मापन योग्य। देखिए अब मापन योग्य का मतलब क्या हुआ? जो मापन की सीमा में हो, जिसको विद्यार्थी समझ सके, ने ऐसा हो कि लगे कि हाँ ये समझ पा रहे हैं, उनके मेजरमेंट में हो, मापन के योग्य हो। देखिए एक स्तर पर, अब यहां पर स्पेसिफिक और मेजरेबल में अगर समानता दिखेगी तो स्पेसिफिक को थोड़ा सा अंतर समझिए। स्पेसिफिक का मतलब ये होगा कि आपका थोड़ा लेवल का होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, मतलब उतना भी जनरल नहीं। और मेजरेबल का मतलब ये हुआ कि विद्यार्थियों की सीमा में होनी चाहिए, जो उनको समझ सके। ए का क्या मतलब होना चाहिए? अचीवेबल। अचीव, ACHIEVABLE, अचीवेबल, अचीव करने वाला होना चाहिए। यानी कि जिसको अचीव किया जा सके, जिसको अचीव किया जा सके, इसको क्या कहेंगे हिंदी में? हिंदी में इसको क्या कहेंगे? प्राप्त करने योग्य। सर प्राप्त करने योग्य। प्राप्त करने योग्य। चलिए लिख देता हूं प्राप्त करने योग्य। प्राप्त करने योग्य। प्राप्त, आप लोग अगर इसके लिए कोई एक शब्द आए, उपयोगी। अचीवेबल, उपयोगी, नॉट उपयोगी। उपयोगी, अचीवेबल, प्राप्त करने योग्य हो, प्राप्त करने योग्य हो। आर से क्या होना चाहिए? आर से रियलिस्टिक हो, या रिलायबल भी कह सकते हैं। रिलायबल हो या रियलिस्टिक हो। रिलायबल और रियलिस्टिक दोनों लिख लीजिए। ऐसे किताबों में ज्यादातर रियलिस्टिक देता है, किताबों में रियलिस्टिक देता है। और टी से क्या हो? टाइम फ्रेम्ड में हो। सिलेबस टाइम फ्रेम में पूरा किया जाता है। ऐसा सिलेबस मत रख दीजिए कि 6 महीने का सिलेबस लग जाए 3 साल पढ़ाने में। टाइम फ्रेम्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मेरा थोड़ा सा इस पर रिवीजन अभी मुझे करना चाहिए था, मैं कई दिनों से किया नहीं हूं, बट कोई नहीं। स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अचीवेबल हो, रियलिस्टिक हो या रिलायबल हो, और टाइम फ्रेम्ड में टाइम उसके साथ रहे। टाइम फ्रेम्ड का मतलब आप ये समझिए ना, समयानुसार। नहीं, टाइम मतलब उसके लिए समय सीमा के अंदर। समय सीमा के अंदर। समय सीमा के अंदर। अब समय सीमा के अंदर का मतलब, जैसे देखिए हर चीज का हर सिलेबस का एक टाइम होता है। क्रेडिट जो होता है ना, कितने क्रेडिट का कोर्स को कितने दिनों में, कितने सप्ताह में, सप्ताह में क्रेडिट बटा होता है।
तो कोई भी सिलेबस जो हो टाइम फ्रेम में हो। अब मान लीजिए सेमेस्टर सिस्टम जहां पर है, आप वहां पर एक अगर मान लीजिए हिंदी की क्लास है, हिंदी साहित्य की क्लास है, और 6 मंथ्स का आपको क्या मिलता है, सेमेस्टर सिस्टम मिलता है, तो आप इसमें 20 नॉवेल रख दीजिएगा कि 20 नॉवेल को पढ़ना है, और तब उसके बाद हिंदी साहित्य का पूरा इतिहास एक सेमेस्टर में, हिंदी साहित्य का इतिहास 20 नॉवेल पढ़ लेना है, और हिंदी साहित्य का पूरा इतिहास आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल तक। तो इतना एक सेमेस्टर में रख सकते हैं? नहीं बोलिए, सर। एक सेमेस्टर में इतना रख दिया जाए? प्रीति, नो नो सर। प्रीति बोल नहीं रही हैं, केवल ऐसे ही आप ये करके आप भाग रही हैं, मतलब आप थोड़ा सा दिखी और फिर भाग गई, नहीं आ गई आप। बोलिए, कुछ बोलिए, सिलेबस कैसा होना चाहिए? सर जो आप बता रहे समय सीमा के अंतर्गत, जैसे एमए का कितना वास्ट कोर्स होता है सर, उपन्यास 2-4 ठो दे देते हैं सर, वो समय सीमा में नहीं हो पाता है। तो हम तो यही तो मैं- कह रहे हैं ना, तो बुराई है ना, नहीं हो पाता है तो और गलत बात है। होने वाला होना चाहिए, टाइम फ्रेम में होना चाहिए, तभी आप बेहतर कम्युनिकेट कर पाएंगे। दैट इज ए स्मार्ट सिलेबस। सिलेबस आपका कैसा होना चाहिए? सिलेबस आपका कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? स्मार्ट स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट सिर्फ लड़के ही नहीं होते हैं, स्मार्ट सिर्फ मित्र ही नहीं होता है, चाहे हम ही नहीं है स्मार्ट, सिलेबस भी स्मार्ट होना चाहिए, और यही होता है स्मार्ट का मतलब। ठीक है, ये स्मार्ट हो और बेहतर। चलिए, स्मार्ट के बाद, स्मार्ट तो एक हो गया जिस पर 5 स्टार बना दीजिए, ये 5 सितारा होटल है, मतलब 5 सितारा वाला एक कंसेप्ट है। ये जो निमोनिक्स सुने आप लोग, निमोनिक्स, ये वही तरीका है, स्मार्ट का मतलब उसी से बना दिया। चलिए, वो मैं बताऊंगा जब टीचिंग शिक्षण सहायक सामग्री, न्यूमोनिक्स एक बहुत बड़ा सामग्री ही है। उसके बाद विथ एग्जाम्पल, विथ प्रॉपर एग्जाम्पल। देखिए, कोई भी कंटेंट जो है ना, बेहतर उदाहरणों के साथ समझाएगा ना, या आप भी क्लास में अगर बेहतर उदाहरण देकर समझाइएगा किसी चीज को ना, तो बेहतर कम्युनिकेशन हो पाता है। अगर एग्जाम्पल शिक्षक के रूप में आपके पास उदाहरण नहीं है ना, कंटेंट में आपके पास उदाहरण नहीं है ना, मजा बेकार हो जाएगा, खत्म मजा, मजा खत्म, अगर बेहतर एग्जाम्पल नहीं है। इसलिए कैसा एग्जाम्पल? इंटरडिसिप्लिनरी एग्जाम्पल्स, अंतर विषयक संबंधित उदाहरण। विज्ञान पढ़ा रहे हैं, हिंदी का भी उदाहरण दीजिए, इंग्लिश लिटरेचर का भी उदाहरण दीजिए, लिंग्विस्टिक्स पढ़ा रहे हैं, सोशियोलॉजी का उदाहरण दीजिए, हिस्ट्री का उदाहरण। इंटरडिसिप्लिनरी एग्जाम्पल्स आपके पास होने चाहिए, देने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। आप अपने सिलेबस में, आप अपने कंटेंट में, मैसेज में उदाहरण बेहतर रखेंगे तो आप चीजों को बेहतर समझा सकते हैं, आप चीजों को बेहतर प्रेजेंट कर सकते हैं, और जब बेहतर प्रेजेंट करेंगे तो क्लासरूम कम्युनिकेशन बेहतर होगा, सीधा सा मतलब है। एग्जाम्पल के अभाव में कितना भी बेहतर आप क्वालिटी पूर्ण आप कंटेंट बना के ले जाइए, और जब प्रेजेंट करते समय उदाहरण नहीं देंगे तो मजा खत्म, नहीं आएगा मजा। चलिए, उसके बाद ये तो हो गया कि स्मार्ट होना चाहिए, विथ एग्जाम्पल्स, विथ एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल्स और इंटरडिसिप्लिनरी एग्जाम्पल्स होना चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव हो, जो विस्तार में हो। केवल देखिए, नोट्स, ये जो नोट्स है ये आपका है, ये पर्सनल चीज होता है। नोट्स को ही सिलेबस में थोड़े रख दिया जाता है। सिलेबस में क्यों नहीं नोट्स लगा दिया गया, किताब क्यों लगाया गया? किताब और नोट्स में अंतर होता है ना। ये नोट्स आप बनाइएगा, पर्सनल चीज है ये। किताबें कॉम्प्रिहेंसिव होती है, व्यापक होती है, समझा समझा बताती है, हर पहलू को टच करती है,
और नोट्स हर पहलू को टच नहीं करता है, वो पर्सनल है, वो अपने तरीके से आप बना लेते हैं। तो सिलेबस में नोट्स नहीं, बुक्स रखना चाहिए और बुक्स बना, तो कॉम्प्रिहेंसिव हो। और चलिए थोड़ा सा बच्चा बन जाइए, मतलब बच्चा इन द सेंस कि थोड़ा बच्चों वाले जगह पर जाइए। अगर बच्चों वालों जगह पर जा करके आप सिलेबस को देखना चाहते हैं, कंटेंट को, तो सिंबल्स भी जरूरी है। सिंबल्स, ओहो, सिंबल्स यानी कि उसमें चित्र हो, फिगर हो, चित्र के माध्यम से समझाइए, फिगर यूज करके। अरे माइक बंद करो, कौन है भाई माइक खोल दिया, इतना हाहाकार कौन मचाया? विवेक क्या कर रहे हैं? माइक बंद करिए उसका। सिंबल्स का यूज करिए। गुड प्रिंट माने बेहतर प्रिंट में बेहतर हो, अच्छा फॉन्ट हो, की पॉइंट्स को हाईलाइट करिए। ये सब मैं समझा पा रहा हूं? किताब में जो की पॉइंट्स होते हैं उसको हाईलाइट करिए। बेहतर फुट नोटिंग भी करिए। कोई आप कठिन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो उसको समझाने के लिए उसका नीचे मीनिंग लिखिए। नहीं लिखेगा मीनिंग तो कैसे समझेगा कोई? नहीं लिखिएगा तो कैसे लिखेगा? अब आपने शब्दों में यूज कर दिए कहीं चिलमन। चिलमन माने क्या होता है? खिड़की। चिलमन मतलब पर्दा पर्दा पर्दा। खिड़की। खिड़की होता है? नहीं भाई, पर्दा होता है। चिलमन। होता है। कभी चिलमन से ओ झांके, कभी चिलमन से मैं झांकूं, कभी चिलमन से ओ झांके, कभी चिलमन से मैं झांकूं, हटाओ इस चिलमन को, न मैं झांकू न तुम झांको। चिलमन मतलब पर्दा। ये देखिए पीछे पर्दा लगा है, ठीक है ना, ये पर्दा है। इसके अगर हटा देंगे तो यहाँ व्हाइट बोर्ड है। देखिए मेरा हाथ जहां जा रहा है ना भाई, नए लोग जो हैं, जो भी नए हैं, जो सिर्फ इसी रूप में इसे देखे हैं, इतना ध्यान रखिए, इसके पीछे कुछ और राज छुपा हुआ है। इस चिलमन के पीछे, चिलमन के पीछे कोई और है। और कौन है वो? चिलमन के पीछे कोई महिला पुरुष नहीं है। चिलमन के पीछे जो है व्हाइट बोर्ड है। और अगर इसी को मैं उठा दूं तो देखिए यहां पर व्हाइट बोर्ड दिख रहा है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ला, ये किस बात पर बोला था, भूल गया किस बात पर ये बोला। सर किताब कैसी होनी चाहिए? फूड नोट्स के बारे में कि मतलब कोई कठिन शब्द का वो इसी में यूज करे तो उसके नीचे लिखना चाहिए। हाँ, तो उसमें मैंने चिलमन का मतलब पूछा कि चिलमन का मतलब क्या होता है, दिमाग में आ गया। तो आप उसको समझाइए नीचे कि देखो भाई चिलमन का मतलब ये होता है, तासीर का मतलब ये होता है, जमीर का मतलब ये होता है। कोई भी तो मतलब ऐसे ही बोल रहा हूँ, जो उदाहरण आ गया दिमाग में। राइट, प्रिंट होना चाहिए विद एग्जांपल्स। दैट्स ऑल द क्वालिटी ऑफ मीडियम, क्वालिटी ऑफ सिलेबस एंड कंटेंट मैसेज। ओके, तो आप इसको समझ जाइए और आज की कक्षा यहीं छोड़। अब कौन बचा, क्या बचा? आप बताइए कौन सा आप बचा? लर्निंग इन्वायरमेंट। लर्निंग इन्वायरमेंट कैसा, मैं बोल दूं आप लिख लीजिएगा। मैं सिर्फ बोल दे रहा हूं, ज्यादा बेहतर। लर्निंग इन्वायरमेंट कैसा है, जैसे देखिए अब्सेंस ऑफ नॉइज होना चाहिए, यानी शोरगुल का अभाव। अब्सेंस ऑफ नॉइज, शोरगुल रहित इन्वायरमेंट होना चाहिए। और नॉइज किसी भी सेंस में, तो फिजिकल नॉइज भी नहीं होना चाहिए और सिमेंटिक नॉइज भी नहीं होना चाहिए, यानी शोरगुल का अभाव। ठीक है, उसके बाद भूख, थकान, सिर दर्द आदि के कारण जो परेशानियां होती है वो सब भी नहीं होना चाहिए, वो बेहतर होना चाहिए। यानी कि लिंग्विस्टिक नॉइज नहीं होना चाहिए, साइकोलॉजिकल नॉइज नहीं होना चाहिए, इन्वायरमेंटल नॉइज नहीं होना चाहिए। तीनों समझ ना, पर्यावरणीय संबंधित जो नॉइज होता है, रुकावटें होती है, उसका अब्सेंस हो। सिमेंटिक नॉइज नहीं हो, यानी अर्थ संबंधी।
भाषा संबंधी नॉइज नहीं हो, साइकोलॉजिकल नॉइज ना हो, ठीक है। और क्या, यही सब। लर्निंग एनवायरनमेंट ठीक रहे। मैनेजमेंट, जहां तक मैनेजमेंट भी एक है, मैनेजमेंट कोडियल हो, बच्चों से मिलजुल कर रहे हैं। अच्छा हाँ, लर्निंग एनवायरनमेंट में एक और चीज जोड़ लीजिए, चलिए अब तो बोल रहे हैं, लर्निंग एनवायरनमेंट में एक और, आपस में जिस संस्थान में, क्लासरूम में, एक संस्थान में ही तो क्लासरूम होती है, तो क्लासरूम के बीच यानी टीचरों के बीच आपस में माहौल बढ़िया हो, फ्रेंडली रिलेशन हो। नहीं तो टीचरें आपस में लड़ जाएंगे तो बच्चे कैसे सीखेंगे? टीचरें आपस में पॉलिटिक्स में बच जाएंगे तो फिर बच्चे क्या? और देखिए रिसर्च लेवल पर बड़ा पॉलिटिक्स चलती है भाई, एक टीचर का दूसरे टीचर से पटता नहीं है और उसमें बच्चे बड़ी परेशान होते हैं। वो उसकी शिकायत उससे करता है, उसकी शिकायत उससे करता है, ये सब चलता रहता है। अब मैं थोड़ा रिकॉर्डिंग को